हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है गोपाल बाबूर और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो ओनली ऑन योर चैनल पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 वीडियो दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉयल्स को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो हमारे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो, या तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। दिस इज वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 12th OCM दैट इज बिजनेस स्टडीज। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ लाइक बटन को क्लिक करना है, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को क्लिक करने भूलना मत, सो दैट जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियो दैट इज ऑन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉयल्स। स्टार्ट करने से पहले 14 प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं हेनरी फॉयल के बारे में। तो लेट्स बिगिन विद हु वाज हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल वाज एन फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ही मेड हिज करियर अप टू द चीफ इंजीनियर। उन्होंने एक कंपनी में अपना जॉब जब चालू किया था, एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, लो लेवल इंजीनियरिंग के इस पे चालू किया था, एंड ही वेंट ऑन टू बिकेम अ चीफ इंजीनियर इन दैट कंपनी। ड्यूरिंग हिज वर्क एक्सपीरियंस he has written a book which is a famous book called as General and Industrial Administration। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक बुक लिखी थी जिनके अंदर 14 प्रिंसिपल्स का उन्होंने जिक्र किया था। एंड फॉर दिस बुक ही इज राइटली कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आप नोट डाउन करके रख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा करते हैं। हेनरी फॉयल इज कॉल्ड एज अ डैश ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो। एंड 14 प्रिंसिपल्स का आपको जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं वो मैंने एक शॉर्टकट में सम अप किया है, वो शॉर्टकट भी आपके सामने आ रहा है। एंड द शॉर्टकट इज कॉल्ड एज योर डैड इज सीईओ। हम अपने फादर को ऑफकोर्स ही बात है सीईओ पोजीशन पे देखना चाहते हैं, तो 14 के 14 प्रिंसिपल्स मैंने इस शॉर्टकट के अंदर लिख के रखा है। आप सरप्राइज हो जाओगे, ये बहुत इजी शॉर्टकट है, आप नोट डाउन करके रख सकते हो, क्योंकि आगे वीडियो में मैं पूरे 14 प्रिंसिपल्स बताऊंगा विद द वर्डिंग्स फ्रॉम स्टार्टिंग विद द वर्डिंग फ्रॉम योर डैड इज सीईओ। इसका फुल फॉर्म करके देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स जो छुपे हुए हैं आपके शॉर्टकट के अंदर। योर डैड इज सीईओ। आई रिपीट अगेन, द शॉर्टकट फॉर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आई रिफर इट एज योर डैड इज सीईओ। तो चलिए देखते हैं अब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे कि योर डैड इज सीईओ का फुल फॉर्म रहेगा, जो 14 के 14 प्रिंसिपल्स हम लोग कवर अप करेंगे। U1 यहाँ पे आप चेक करो, U2 है तो यहाँ पे मतलब दो प्रिंसिपल्स आपको U से स्टार्ट होंगे। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ कमांड, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। R would stands for remuneration, डैड का D, फर्स्ट D would stands for division of work, A would stands for authority and responsibility, डैड का लास्ट D would stand for discipline, I would stand for initiative, S3 there are 3 S to it, means तीन प्रिंसिपल होंगे जिनका स्टार्टिंग S से होगा। So let's see, one is called as a scalar chain, next one is called as a stability of tenure, and the third one is called as subordination of individual interest. So S1 scalar chain, S2 stability of tenure, S3 subordination of individual interest. Don't worry, ये पॉइंट्स हम लोग ने मैंने आगे वाले वीडियो के अंदर पूरा कवर अप किया है, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्या है, उसका मतलब क्या है, अच्छे से समझेंगे। एंड यू मे गो ऑन नोटिंग इट आउट इन योर नोटबुक। और अगर आपसे कुछ मिस हो जाएगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार चेक करना है। सी ओवर हियर, सीईओ का C स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन, E1 stands for principle of equity, E2 stands for space the cost, that is the teamwork, and O, that is last O stands for order। तो ये रहा आपका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने आपको शॉर्टकट दिया है, योर डैड इज सीईओ। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप नोटबुक में रखिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं
कि इससे बड़ा इजी शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप ये पढ़ लोगे, योर डैड इज सीईओ, आई कैन गारंटी यू दैट यू वुड बी रिमेंबरिंग दिस शॉर्टकट थ्रू आउट योर स्टडीज। आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी इस शॉर्टकट को गारंटी याद रखोगे, ये मेरा आपसे वादा रहा है। तो चलिए देखते हैं इन सारे प्रिंसिपल्स का मीनिंग, इसको अच्छे से समझते हैं। हाँ, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम ओनली 7 पॉइंट्स कवर अप करने वाले। दैट इज द फर्स्ट 7 पॉइंट, स्टार्टिंग विद यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्यूनरेशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिसिप्लिन क्या है, इनिशिएटिव क्या है, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। एंड द नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स वी वुड कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, सो दैट 14 प्रिंसिपल्स का ऑफ मैनेजमेंट का, दैट इज पार्ट 4 वीडियो हमारा जब अपलोड होगा तो आपको नेक्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एनरे फॉयल्स आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला जो आ रहा है हमारे सामने, फर्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू द एनरे फॉयल्स, the junior, the employees should receive order only from one superior। अगर आपके ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी है, वहां से ही ऑर्डर आना चाहिए, ना कि 10 सुपीरियर अथॉरिटी से। ये क्यों कहा गया था एनरे फॉयल्स ने? बिकॉज इट वुड हेल्प इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स, अवॉइडिंग कंफ्यूजन्स इन द एम्प्लॉयज। ऑफ कोर्स ये बात है, जैसे हमारे क्रिकेट टीम के अंदर कैप्टन इज द वन हु वुड गिव ऑर्डर्स टू ऑल द प्लेयर्स। अगर 10 जन से ऑर्डर्स मिलेंगे तो बॉलर्स हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसके लिए द कैप्टन इज द राइट चॉइस टू गिव द ऑर्डर। उसका मतलब क्या हुआ, ही इज रिसीविंग द ऑर्डर ओनली फ्रॉम द वन सुपीरियर, दैट इज द कैप्टन। तो एनरे फॉयल का भी मानना था कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर देते हो तो वो एक ही सुपीरियर अथॉरिटी से आना चाहिए, ना कि 10 सुपीरियर अथॉरिटी से आना चाहिए। अगर वो बहुत सारे लोगों के पास से आएगा, आपके ऑर्डर्स आएंगे, तो ऑफकोर्स ही बात है, it could create a conflict, it could create a dispute, it can create a confusion among the employees. So unity of command means the employee should receive the order only from one superior authority, just like the cricket match where captain gives the order to entire team. Next आता है unity of direction. Of course ही बात है, when we work in an organization, in a department, we have to work in the same direction in which the department objectives are set. So Henry Foyle suggested that there should be one head, one plan policies to be followed in a department, in an organization. ना कि आपका हेड जा रहा है कहीं और पे और आपका कुछ प्लान से कुछ और जगह पे नहीं। Henry Foyle was like, there should be one head, one plan policies. Each group or the individual must have a same objectives. Like if you are working in a department, if you are working with the team, so entire team should have a same objectives of accomplishing the objectives। जैसे कि हमारे क्रिकेट मैच में जो हमारे 11 प्लेयर्स होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव्स होता है मैच को जीतना। तो देयर इज वन हेड, वन प्लान, दैट इज द कैप्टन। तो कैप्टन ही हेड होता है और कैप्टन के दिमाग में प्लान होता है और सारे प्लेयर्स उसको फॉलो करते हैं, सो दैट हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्रिकेट मैच में क्या होगा, जीतना होगा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस वन हेड, वन प्लान पॉलिसीज वेयर एवरी इंडिविजुअल और ग्रुप शुड हैव अ सेम ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट 3 है आर, आर स्टैंड्स फॉर रेम्यूनरेशन। ऑफ कोर्स ही बात है, द एम्प्लॉइज वर्क बिकॉज ऑफ दे रिसीव सैलरी, तो there should be a proper remuneration. Remuneration का मतलब होगा wages and salary should be proper, appropriate to the staff and the employees. अगर आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हो, see to it that आप उनको प्रॉपर पेमेंट करते हो, so that they work 100% efficiently and effectively. तो आपकी सैलरी, आपके रेम्यूनरेशन किस पे डिपेंड करेगी? आपके स्किल पे, आपके एक्सपर्टाइज नॉलेज पे, आपके टेन्योर पे, आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो हेनरी फॉयल्स का मानना था कि आप अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज को शुड पे अ प्रॉपर रेम्यूनरेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड वेरियस अदर फैक्टर कंसिडर करके आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दो।
और जब आप सैलरी अच्छा खासा दोगे, प्रॉपर दोगे, टाइम पे दोगे, तो एम्प्लॉयज अपना डेडिकेशन 100% डेडिकेशन करेगा टूवर्ड्स द कंपनी एंड ही वुड बी लॉयल टूवर्ड हिज वर्क। तो इसके लिए रेम्यूनरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टाफ एंड एम्प्लॉयज। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज डैड का डी देखते हैं अब क्या है। डी स्टैंड्स फॉर, हमारे वीडियो के अंदर डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू एंड्रे फॉयल, there should be a division of work among the employees। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एम्प्लॉयज को सारा काम दे देते और दूसरे एम्प्लॉयज को फोकट में बिठा के सैलरी देते, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने कंपनी के जितने भी काम है, वर्क सच एज टेक्निकल, कमर्शियल, सिक्योरिटीज, ऑपरेशन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, जितने भी आपके अंदर डिपार्टमेंट्स है, जितने भी आपके अंदर काम है, वो अकॉर्डिंग टू द स्किल, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज, आप अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करवा के दो, डिवाइड करके दो। इससे क्या होगा, इट वुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ द डिपार्टमेंट। और जब आपके एबिलिटीज इंक्रीज हो गए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव। तो एंड्रे फॉयल वाज इन द व्यू दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड according to the qualities and the capabilities to increase the productivity level of an employees and the department to achieve the organizational goal। अगर सारा काम एक जन करता रहेगा तो ऑफकोर्स ही बात है, he would be frustrated, he would be pressurized और उसका काम 100% इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं होगा। तो एंड्रे फॉयल का मानना था कि वर्क को डिवाइड करके दो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटीज। Next, DA, dad का A stands for authority and responsibility. Henry Ford was in the view that the employee should be given an authority. Authority means to take a right to take a decision. If you are an employee of an organization, if you are a manager of an organization, you should have been given a certain rights to take the decision on your level। आपके हिसाब से आप decision ले लो। But एंड्रे फॉयल ये भी मानते थे कि अथॉरिटी इज टू टेक अ राइट डिसीजन, पर अथॉरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने जो डिसीजन लिया है, अगर वो गलत हो गया, बाय चांस अगर वो गलत हो गया, तो यू शुड बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डिसीजन। यही राइट लीडर का एक साइन होता है। तो एंड्रे फॉयल का मानना था कि आप अथॉरिटी दो, दैट इज द राइट टू टेक द डिसीजन टू द एम्प्लॉयज, टू द मैनेजर्स, बट अथॉरिटी कम्स ऑलवेज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे हमारी क्रिकेट टीम अगर मैच जीतता है तो ऑफकोर्स ही बात है, द कैप्टन हैज अ राइट टू टेक द डिसीजन, कौन सा बैट्समैन जाएगा, कौन सा बॉलर जाएगा। पर अगर हम मैच हार जाते हैं, लूज हो जाते हैं, हमारी क्रिकेट हार जाती है, मैच हार जाते हैं हम किसी टीम के अगेंस्ट में, तो द कैप्टन हैज अ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके द डिसीजन वाज इनकरेक्ट, टू सेंड समवन अप, टू सेंड समवन डाउन, बॉलिंग का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो ये सारी चीज कैप्टन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समझनी रहेगी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स ही बात है, डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई भी काम करते हो, कहीं कौन से भी लेवल पे काम करते हो, आपको डिसिप्लिन में हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि हम स्कूल में जाते थे तो हम डिसिप्लिन रहते, कॉलेज जाते तो हम डिसिप्लिन रहते, वैसे ही सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एम्प्लॉयज का जो ज्वाइनिंग होता है, इन टाइम होता है, आउट टाइम होता है, 9 to 5 का जॉब अगर इन केस है, तो एम्प्लॉय शुड रीच द ऑफिस इन बिटवीन 8 to 9। उनको काम स्टार्ट कर देना चाहिए 9-9:15 के आसपास से। ही शुड वर्क टिल 5। ऐसा नहीं है कि वो 3 बजे निकल जाए, 2 बजे निकल जाए, नो, देयर शुड बी अ प्रॉपर डिसिप्लिन इन एवरीथिंग। उनके काम को रिलेटेड लेके डिसिप्लिन, उनके ब्रेक्स को लेके डिसिप्लिन, उनके इन एंड आउट टाइम के लेके डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑल्सो एंडी फॉल्स का मानना था कि गुड डिसिप्लिन इज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आपका डिपार्टमेंट टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, सारा काम टाइम पे कंप्लीट करता है, दैट मीन्स यू आर हैविंग एन इफेक्टिव लीडरशिप ओवर द डिपार्टमेंट एंड यू कैन अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली। तो आपको तकलीफ होगी
नहीं। तो एनीफॉइल का मानना था कि डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होना चाहिए विद रिगार्डिंग टू द वर्क, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए विद रिगार्डिंग टू एवरीथिंग, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हायर लेवल्स पे लेके जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा 7th पॉइंट, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होगा जब आप अपने कंपनी में एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हो, गिव देम सर्टेन फ्रीडम, गिव देम सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस सो दैट दे कैन इनोवेट विथ नो मेथड ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशिएटिव रिफर्स टू द वॉलेंटरी टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपका सुपीरियर अथॉरिटी आके बोलना चाहिए कि ये काम करो, वो काम करो, ऐसा काम करो, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। द वर्क शुड बी कैरिड आउट विदाउट टोल्ड बाय अदर्स। बट उसके साथ एंड्रे फॉयल्स का मानना था कि भले आप उसको फ्रीडम दोगे काम करने का, उसको काम करना पड़ेगा विदाउट बीइंग टोल्ड, बट वो इनोवेटिवनेस में अगर काम कर रहा है और काम को कंप्लीट कर रहा है तो भी वो चलेगा, बिकॉज द मेन पर्पज इज टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजमेंट सिंस इट इम्प्रूव्स द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इन द वर्क। अगर आप अपने जूनियर अथॉरिटी को या जूनियर एम्प्लॉयज को हर बार बोलने जाओगे कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, बट जो कि गलत रहेगा। अगर जूनियर एम्प्लॉयज अपना काम प्रॉपरली करता है विदाउट बीइंग टोल्ड बाय एनीवन बट इनोवेटिव वे में करता है, so the management, the manager should not have any problems to this unless and until the work is getting completed, the objectives are achieved। अगर objectives achieve हो रहे, काम complete हो रहा है टाइम पे, सब कुछ properly manage हो रहा है, the initiative should be welcomed by the management। क्योंकि अगर आप अपने जूनियर एम्प्लॉयज को या कोई भी स्टाफ को उनको फ्रीडम दोगे अपना डिसीजन लेने में या इनिशिएटिव लेके काम करने में, तो उनको वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, और जब वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा तो ऑटोमेटिकली उसके काम का 100% इफेक्टिवनेस आपको दिखाई देगा। तो द मैनेजमेंट शुड वेलकम द इनिशिएटिव टेकन बाय द एम्प्लॉयज। जहां जरूरत पड़े उनको आप इनिशिएटिव करके फ्रीडम देके दे सकते हो। तो गाइस ये रहा आपके 7 प्रिंसिपल्स, दैट इज योर डैड का योर डैड इज का आई तक हम लोग ने किया है। लेट्स रिवाइज इट आउट बिफोर स्टॉपिंग द वीडियो, एंड बाकी के 7 प्रिंसिपल्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट लेट्स स्टार्ट रिविजन। योर डैड का U1 stands for unity of command, U2 stands for unity of direction, R stands for remuneration, proper salary पे करनी चाहिए। डिविजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करके सारे लोगों को मिलना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटीज। Point number 5 we did in the video was authorities and responsibilities. The employees, the staff should be given a proper authority to take the decision, and with the authority there is always a responsibility that goes hand in hand। तो अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए और अगर वो डिसीजन ले रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस मैनेजर के ऊपर आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ की फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप काम प्रॉपरली करोगे, डिसिप्लिन वे में करोगे, तो ऑफकोर्स ही बात है it is a result of an effective leadership and you can achieve your goal easily। And the last point which we did was initiative। Initiative is a freedom, a voluntary to do the work without being told by others। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप अपना काम सही से कर लो, चालू कर लो। जैसे आप ज्वाइन होते हो ऑफिस में, सुबह आके चालू हो जाओ अपने अपने काम को लेके विदाउट बीइंग टोल्ड बाय अदर्स। बट यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है कि आपका जो इनिशिएटिव है, जो आपका इनोवेटिव वे है, मेथड ऑफ वे है, उसको मैनेजमेंट वेलकम करना चाहिए बिकॉज इट वुड इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन द वर्क। सो ये रहा आपका 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग ने इस वीडियो के अंदर कवर अप किया है। आप इसको रिवाइज आउट करो, वीडियो को बार बार लगातार देखो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा ID पढ़ाई कॉमर्स की। यू कैन फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज दैट इज अगेन फ्रॉम द पढ़ाई कॉमर्स की। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग ओनली फ्रॉम द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की। नमस्कार।